हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे न्यू लेक्चर में हैं, डेटा लिंक लेयर के ही हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो एमसीक्यू सीरीज है वो हमारी मिसलेनियस होने वाली है। मिसलेनियस इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने वीडियो लेक्चर्स देखे थे हमारे एमसीक्यूज में, उसमें हमने स्पेसिफिकली जैसे अगर हमारे अलोहा प्रोटोकॉल्स हो तो उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर हम कहें हमारे जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, एरर करेक्शन टेक्निक्स, उनके हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व किए। या फिर जैसे हमारे जो गो बैक NARQ होता है या हमारा जो सेलेक्टिव रिपीट होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस उनके बना के मैंने आपको समझाया था। अब क्योंकि हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग इंडिविजुअली एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो अब टाइम है कि अब हम थोड़ा सा मिसलेनियस लें, क्योंकि हमारा एग्जाम में हमें पता है कि आपको नहीं पता होगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है, क्योंकि एब्रप्टली क्वेश्चन आएंगे। तो द थिंग इज कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, यानी कि हमारे डेटा लिंक लेयर में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के जो है इंडिविजुअली एमसीक्यूज देख लिए हैं। अब उन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिला के आज मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और इन क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीटली प्लेलिस्ट है, 90 वीडियोस हैं उसके अंदर। उसके आपको यहाँ पे एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट है जो सेपरेट बनी हुई है। फिर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसकी पूरी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्लियर किया है, डिस्कस किया है। उसकी एमसीक्यू सीरीज अभी हमारी चल रही है, रनिंग में है, और हम काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और उसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट है उसकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है और दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अभी हमारा जो रनिंग कोर्स है लेक्चर वाला, वो हमारा चल रहा है जावा का, और उसके साथ ही हमारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सी बी अ बाइनरी लीनियर कोड विथ मिनिमम डिस्टेंस 2t + 1, देन इट कैन करेक्ट अप टू हाउ मेनी बिट्स ऑफ एरर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, नाउ सी, हमें पता है हम जब हैमिंग डिस्टेंस यूज करते हैं, हैमिंग कोड यूज करते हैं, हैमिंग कोड के अंदर आपको टी बिट एरर को अगर डिटेक्ट करना है, टी बिट एरर को अगर डिटेक्ट करना है तो आपकी डिस्टेंस क्या होती है उस केस में, t + 1। और अगर आपको टी बिट एरर को करेक्ट करना है तो उस केस में आपकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2t + 1। हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है 2t + 1, और ये पूछ रहा है कि कितनी एरर्स को आप, कितनी बिट्स की एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपसे कई बार पूछा जाएगा कई क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर टी बिट एरर्स को डिटेक्ट करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, t + 1। ठीक है, और अगर टी बिट एरर को करेक्ट करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 2t + 1। अभी हमें क्या दे रखा है, मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है 2t + 1, और ये पूछ रहा है कि इस अगर आपको इतनी मिनिमम डिस्टेंस दे रखी तो आप कितनी बिट्स को करेक्ट कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम कितनी बिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, t बिट्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इनकी नंबरिंग हम कर लेते हैं यहीं पर ही, ताकि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको टास्क में देना होगा तो आपको इजी रहेगा कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फ्रेम्स दे रखे हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्या है, फ्रेम्स ऑफ 1000 बिट्स आर सेंट ओवर अ 10⁶ bits per second duplex links between two hosts. The propagation time is 25 milliseconds. Frames are to be transmitted into this link to maximally pack them in transit. Okay, what is the minimum number of bits will be required to represent the sequence number distinctly? And यहाँ पे क्या कह रहे हैं, assume that no time gap needs to be given between the transmission of two frames. देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है हम वो देखते हैं। हमें बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे बैंडविड्थ हमें दे रखी है 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। प्रोपोगेशन टाइम हमें कितना दे रखा है, 25 मिलीसेकेंड। और फ्रेम का साइज क्या है, यहाँ पे आपका फ्रेम का साइज है आपका यहाँ पे 1000 बिट्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इसका मतलब क्या है, बैंडविड्थ आपको जो दे रखी है 10⁶ बिट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में आप कितने बिट्स ट्रांसमिट कर पा रहे हो, 10⁶ बिट्स आप यहाँ पे बैंडविड्थ जो है
इसकी इतनी दे रखी है कि 1 सेकंड में इतनी बिट्स जो है वो सेंड हो सकती है, लेकिन हमारा प्रोपोगेशन टाइम कितना है 25 मिली सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 25 मिली सेकेंड में आपकी कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो पाएंगी। तो क्या हो जाएगा 10⁶ इंटू 25 मिली, ठीक है, सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बिट्स, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय, तो सेकंड से सेकंड यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, मिली को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻6 में से 10⁻⁻3 जाएंगे तो कितना हो गया 25 इंटू 10⁻3, यानी हमारे पास कितनी आ गया यहाँ पे 25,000 बिट्स जो हैं वो आप 25 मिली सेकेंड में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमारे फ्रेम का साइज कितना है, फ्रेम का साइज है हमारा 1000 बिट्स, यानी कि एक फ्रेम के अंदर हम कितनी बिट्स फिट कर सकते हैं 1000 बिट्स फिट कर सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि 25 मिली सेकेंड में हम 25,000 बिट्स भेज सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने जा सकते हैं इस टाइम में, वो कैसे आप निकालोगे, कितने आपके पास आप बिट्स सेंड कर सकते हो 25,000, और एक फ्रेम का साइज कितना है 1000, तो ये कितना हो गया 25 फ्रेम्स, ठीक है। 25 फ्रेम्स निकल गए, आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे निकल गए 25। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको सीक्वेंस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन फ्रेम्स को भेजने के लिए आपको कुछ सीक्वेंस नंबर चाहिए होंगे, और उन सीक्वेंस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी। तो अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, हमें कितने फ्रेम्स भेजने हैं 25 फ्रेम्स, हर फ्रेम को हमें एक नंबर देना होगा, उसके लिए हमें सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो सीक्वेंस नंबर हमको 2 की पावर में निकालने होंगे। तो अगर आप 2 की पावर 4 लेते हैं तो 2 की पावर 4 से तो आपको कितने सीक्वेंस नंबर मिलेंगे, ओनली 16 सीक्वेंस नंबर, लेकिन हमें कितने सीक्वेंस चाहिए 25। तो अगर मैं 2 पावर 5 लेती हूँ तो मुझे कितने सीक्वेंस मिल जाएंगे 32, यानी कि 32 में मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो 25 ही चाहिए, तो मैं कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकती हूँ 2 की पावर 5 से 32। तो यहाँ पे बिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी 5 बिट्स आप यूज करेंगे फॉर टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर डिस्टिंक्टली। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं जब आप खुद से वापस से अगर सॉल्व करें तो। नेक्स्ट देखिए, इन CRC इफ द डेटा यूनिट इज 10011110001 and the divisor is 1011, then what is the dividend at the receiver, ठीक है। ये हमें बताना है कि डिविडेंड क्या होगा आपका रिसीवर के ऊपर। तो देखो इसके क्वेश्चन आपको, जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से बने हुए उन्हें पता है हम CRC के बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। स्टिल अगर आज को इस चैनल पे नया है तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ CRC कैसे आपका कैलकुलेट किया जाता है। आपको क्या दे रखी है डेटा यूनिट 100111100 एंड 1, डिविजर आपको क्या दे रखा है 1011। अब देखो आपको रिसीवर साइड पे आपको निकालना है कि आपका जो डिविडेंड है वो क्या होगा। तो वो कैसे निकलेगा आपका, आपके पास जितनी बिट्स दे रखी होती है उससे आप एक बिट कम यहाँ पे जीरोस अपेंड कर देते हैं, यानी कि अगर 4 बिट दे रखी है तो कितने जीरोस अपेंड हो जाएंगे 3। ओके, अगर ये पॉलिनोमियल में दिया होता है तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी जीरोस आप में आप अपेंड कर देते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है 1011 है, इसका हम एक्सॉर ऑपरेशन करवा लेंगे। CRC में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे एक्सॉर किया तो 1 और 1 क्या यहाँ से देखिए, ठीक है 1001 एंड 1011, तो 11 क्या हो जाएगा 0, 01 हो जाएगा आपका 1, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे हमें 4 बिट्स चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये 2 बिट्स को नीचे कैरी कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1011। 1011 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1011, ठीक है। इसका एक्सॉर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। इसके बाद अब आपको 4 बिट्स लेनी होंगी यहाँ से, तो क्या ले लेंगे 0010, तो यहाँ पे आप ले लीजिए, क्योंकि देखो ये तो पूरा 0 हो गया, तो आपको ये चारों बिट्स एज इट इज यहाँ पे कैरी में लेनी होंगी 0010। फिर से एक्सॉर करेंगे 1011, तो कितना आ जाएगा 1001। ओके, अब इसको वापस से हम एक्सॉर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1011 को एक्सॉर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएंगे आपके दोनों 0। और इसके बाद आप क्या ले लोगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज और हैं आपकी, इनको कैरी कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 0। फिर से वापस रखेंगे यहाँ पे आपके डिविजर को, तो 1011, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0
ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आप देखिए, अब यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आपके पास अब कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है और ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे आप LSB से स्टार्ट करके 3 बिट्स काउंट करेंगे क्योंकि हमें 3 जीरो हमने अपेंड किए थे, तो वहां पे आपका जो भी रिमाइंडर बचा उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे अपेंड कर देंगे इन 3 जीरो पे। तो क्या आ जाएगा 1 1 और 0, यानी कि 0 1 1 जो है आपका यहाँ पे अपेंड होगा। ठीक है, तो आपका रिसीवर साइड पे आपका जो डेटा यूनिट डेटा जाएगा वो क्या जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये तो डेटा यूनिट थी। इसके अलावा जो 3 जीरो अपेंड किए थे वहां पे उस 3 जीरो की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, आपकी ये 3 बिट्स, तो क्या आ जाएगा 0 1 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आप ऑप्शंस कैंसिल भी कर सकते थे। देखो हमको कितनी बिट्स चाहिए, कम से कम इतनी बिट्स तो होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 बिट्स है जिसमें से 9 बिट्स तो आपकी डेटा यूनिट की है, यानी कि 9 बिट्स तो आपकी यही रहेगी हमेशा, इनको आपको चेंज नहीं करना। इन 9 बिट्स में आप 3 बिट्स जो है आपकी जो रिडंडेंट बिट्स आप डाल रहे हैं यहाँ पे 0 0 0, उनको आप चेंज करेंगे। तो ये 9 बिट्स तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो आप पहले तो ऑप्शन में ये देख लो कि अगर इन 9 बिट्स के अंदर ये चेंज आ रहा है तो वो ऑप्शन तो गलत ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है 1 0 0 1 1 1 0 0 1, तो ये तो सही आ रहा है, लेकिन इसने तो सिर्फ 9 बिट्स ही लिया, हम एक्सपेक्ट कितने बिट्स कर रहे हैं 12, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 1 0 0 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 और 1 1 0, ये हो सकता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें बाकी 9 बिट्स आपकी सेम है। अगर फर्स्ट देखें तो 1 0 0 1 1 1 0 0 1, तो देखो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हुआ, बाकी इन ऑप्शंस में क्या है, जो आपकी डेटा यूनिट है वो सेम है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा, क्योंकि कई ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इजी हो जाएगा आंसर प्रिडिक्ट करना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं CRC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ अलोहा यूजर्स मैनेजेस टू जनरेट 70 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ओके, if the time is slotted in units of 50 millisecond, then channel load would be। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा चैनल लोड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ जो भी मैं फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूलाज आप नोट करते जाइए क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको बहुत यूज आने वाले हैं जब भी आप डेटा लिंक लेयर के MCQ सॉल्व करेंगे। चैनल लोड जो है उसका फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय number of slots in 1 second, number of slots in 1 second। तो देखो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन 1 सेकेंड, ये तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी है, 1 सेकेंड में कितनी रिक्वेस्ट हो रही है 70। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 1 सेकेंड में ये आपको नहीं दे रखा, लेकिन आपको क्या दे रखा है, टाइम इज स्लॉटेड इन यूनिट्स ऑफ 50 मिली सेकेंड, यानी कि 50 मिली सेकेंड का जो है आपका एक स्लॉट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्लॉट 1 सेकंड के अंदर कितने स्लॉट्स होंगे। हमें पता है कि 50 मिली सेकंड में हमारा एक स्लॉट बन रहा है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 सेकंड के अंदर कितने स्लॉट्स होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 50 मिली सेकेंड। ठीक है, 1 स्लॉट, मैं यहाँ पे थोड़ी यूनिट्स में लिखते जा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे निकालना। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 50 मिली को आप कैसे लिख सकते हो, 1/50 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको कैसे लिखा जा सकता है 1000, ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50। तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 5 1 5 5 2 10 एंड 20। तो कितना आ गया आपका ये 1 सेकंड में नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आ गए आपके 20। तो हम इसको रख सकते हैं चैनल लोड में, हमें एक यूनिट तो पता चली गई थी, दूसरी यूनिट भी पता चल गई, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं हमारे 20। तो इसको लिखा, इसको आपने सॉल्व किया तो 7/2 कितना होता है आपका 3.5। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3.5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने एक क्या नया फॉर्मूला देखा हमने कि चैनल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चैनल लोड क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन अ फास्ट ईथरनेट केबलिंग 100 बेस TX यूजेस विच केबल एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 100 बेस TX, इस ईथरनेट का मतलब क्या होता है, इट इज अ फास्ट ईथरनेट ट्रांसमिट द डेटा एट, देखो ये इसका मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। ये फास्ट ईथरनेट है फर्स्टली, तो then transmit the data at 100 Mbps speed, okay, and segment size is
सेगमेंट साइज इज 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, और एंड ऑल्सो क्या है, यूजेस दी ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल ये यूज करता है, एंड बेस स्टैंड्स फॉर बेस बैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस लिखा है वो किसको बताता है, बेस का मतलब क्या हो गया, इट इज अ बेस बैंड, बेस बैंड। ठीक है, तो देखो इस 100 वेस TX का मतलब क्या है वो आपको समझना आना चाहिए सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या होता है, फास्ट ईथरनेट ट्रांसमिट द डेटा एट 100 Mbps स्पीड विद द सेगमेंट साइज ऑफ 100 मीटर एंड यूजेस अ ट्विस्टेड पेयर केबल एंड बेस स्टैंड्स फॉर बेस बैंड। हमसे क्या पूछा गया, केबल कौन सी यूज करें, तो केबल तो हो गई आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, और सेगमेंट साइज क्या हो गया यहाँ पे 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड 100 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको लिस्ट 1 में कुछ लेयर्स दे रखी हैं, और लिस्ट 2 में आपको उनके रिगार्डिंग जो भी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं वो दे रखी है। ठीक है, तो आप देखिए सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। और यहाँ क्या दे रखा है, वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर, सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, फ्लो कंट्रोल एंड मैनेज डायलॉग कंट्रोल। अब देखिए, जो सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी मैच द फॉलोइंग जैसे केस है, तो सबसे पहले जो इजी है, यानी कि जो चीजें आपको याद है कि कौन से लेयर की ये फंक्शनैलिटी, तो आपको पता है कि 100% इसी लेयर की, तो पहले आप वो वाली वैल्यूज को ऑप्शंस में फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखो, सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो किस लिए यूज होता है, आपका फ्लो कंट्रोल में यूज होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो फ्लो कंट्रोल करता है, यानी कि डी का जो है ऑप्शन थर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे भी थर्ड दे रखा है, यहाँ भी थर्ड दे रखा है, और यहाँ थर्ड दे रखा है, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है आपका, इसमें डी की वैल्यू सेकंड दे रखी है, यानी कि सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स तो जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचे आपके 3 ऑप्शंस। अब आप देखिए, आप दूसरा किसको देख सकते हैं, आप सेशन लेयर को देख सकते हैं, क्योंकि देखो सेशन लेयर और इनकी फंक्शनैलिटीज हमने देखी थी, तब हमने देखा था जो सेशन लेयर होता है वो क्या करता है, इट विल मैनेज द डायलॉग कंट्रोल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए जो है वो किससे मैच होना चाहिए, आपका ए जो है मैच होना चाहिए आपका 4 से। तो देखो ए कहाँ पे मैच हो रहा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन पे मैच हो रहा है और एक फोर्थ ऑप्शन पे मैच हो रहा है। ए का क्या दे रखा है, फर्स्ट, यानी कि सेशन लेयर वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर, तो ये तो गलत है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया कैंसिल आउट। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शंस। अब आप जाइए थोड़े से डिफिकल्ट पे। अब देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है, इसका हमने देखा था कि सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को चेक करने के लिए काम में आता है। इसके लिए आपको OSI की फंक्शनैलिटी समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप नेटवर्क लेयर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने पूरा OSI को ओवरव्यू दिया था विद एवरी फंक्शनैलिटीज ऑफ द एवरी लेयर। तो प्लीज वो चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखो, प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है आपको, सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, यानी सी का क्या होगा 2। तो देखो यहाँ पे सी का है 2 और यहाँ पे दे रखा है सी का 1, लेकिन हमें तो क्या है, सी की वैल्यू किससे मैच हो रही है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मींस फर्स्ट वाला जो मैच है वो आपका करेक्ट कोड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर अ 50 kbps सैटेलाइट चैनल विद अ 500 मिलीसेकंड राउंड ट्रिप प्रोपोगेशन डिले। ओके, if the sender wants to transmit 1000 bit frame, how much time it will take for the receiver to receive the frame? इसका मतलब क्या है, एक सेंडर है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे है आपका रिसीवर। आप जो है सेंडर से एक फ्रेम जो है वो रिसीवर के पास जा रहा है, हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस फ्रेम को रिसीवर के पास पहुंचने में। तो देखो, जब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, कौन सा टाइम फाइंड आउट करना है कि रिसीवर के पास ये फ्रेम कितनी देर में पहुंचेगा, तो आपके 2 टाइम यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से टाइम इंक्लूड होते हैं, एक तो आपका ट्रांसमिशन टाइम इंक्लूड होता है, ठीक है, और एक आपका इंक्लूड होता है प्रोपोगेशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, जब सेंडर जो है इस फ्रेम को ट्रांसमिशन मीडिया पे जब पुट करता है, तो ये जो टाइम लगता है वो तो आपका हो जाता है ट्रांसमिशन टाइम, और जब फ्रेम ट्रेवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो ये वाला टाइम जो हो जाता है आपका हो जाता है प्रोपोगेशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ, और प्रोपोगेशन टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बट आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आपको गिवन है बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, 50 kbps, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, RTT राउंड ट्रिप टाइम आपको कितना दे रखा है, 500 मिलीसेकेंड। देन फ्रेम साइज कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 1000 बिट्स फ्रेम दे रखे हैं, ठीक है, 1000 बिट फ्रेम्स दे रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको
प्रोपोगेशन टाइम के लिए डिस्टेंस और वेलोसिटी चाहिए, बट वो आपको नहीं दे रखा, लेकिन आपको यहाँ पे एक और क्या वैल्यू दे रखी है, आरटीटी। आरटीटी का मतलब क्या होता है, आरटीटी इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और फिर फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट वापस ट्रेवल करेगी, यानी कि ये टाइम, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम प्लस वापस से रिवर्ट बैक होके सेंडर पे जाने का, ये दोनों टाइम मिलके क्या बनाते हैं आपके आरटीटी। तो आरटीटी क्या होता है, बेसिकली 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। तो अगर आपको प्रोपोगेशन टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, आरटीटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 500 मिली सेकेंड दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 मिली सेकेंड। तो देखो प्रोपोगेशन टाइम तो आपको एज इट इज मिल गया 250 मिली सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, ट्रांसमिशन टाइम निकालना। तो ट्रांसमिशन टाइम आपका कैसे निकलेगा, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो फ्रेम साइज आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 1000 बिट्स दे रखा है, तो 1000 बिट्स डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, 50 kbps। ठीक है, और ये 1000 बिट्स आपको दे रखा है। यहाँ से आप ट्रांसमिशन टाइम निकालिए तो कितना निकलेगा, देखिए ये के हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ये भी 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो इस किलो से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 मिली सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इजीली हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 50 हो गया, यहाँ पे आप 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर +3 से इसको मल्टीप्लाई और वो कर दीजिए। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोपोगेशन टाइम है वो मिली सेकेंड में है और आपका ऑप्शन भी जो है आंसर भी मिली सेकेंड में पूछा गया है, इसलिए मैं ट्रांसमिशन टाइम को भी मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रही हूँ। देखो ये 10 टू द पावर -3 तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 50 मिली सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिली सेकेंड। तो ये आप ट्रांसमिशन टाइम भी आपके पास आ गया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 20 मिली सेकेंड। तो आपका कितना टाइम हो जाएगा रिसीवर पे फ्रेम पहुंचने का, 270 मिली सेकेंड। और ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारा सीआरसी का। इन सीआरसी चेकसम मेथड अज्यूम दैट गिवन फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन इज दिस, ओके, एंड द जनरेटर पॉलिनोमियल इज दिस। After implementing the CRC encoder, the encoded word sent from the sender side. Again वही चीज है कि आप सेंडर साइड से जो एनकोडेड वर्ड है वो क्या भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपको क्या दे रखी है, डेटा यूनिट 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। अब क्योंकि पॉलिनोमियल दे रखा है तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1। ये कैसे कन्वर्ट किया मैंने, x की पावर 4 से चलेंगे तो x की पावर 4 पे हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो देखो कोफिशिएंट्स आपको जो पॉलिनोमियल के अंदर दे रखे हैं उनके कोफिशिएंट्स तो 1 हो जाएंगे और बाकी जिन पावर्स के कोफिशिएंट्स नहीं दे, बाकी जो पावर्स आपकी मिसिंग है पॉलिनोमियल में उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो 4 का गिवन है आपको, ठीक है, 1 का गिवन है और 0 का गिवन है, तो इनके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1, लेकिन 3 और 2 पावर मिसिंग है तो उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो ये आपका बन जाएगा पॉलिनोमियल, जो डिविजन पॉलिनोमियल है वो ये बन जाएगा। तो ये कितनी बिट्स हैं आपकी, 1 2 3 4 5 बिट्स हैं, तो आपकी कितने ऐड होंगे यहाँ पे, 0 4। ठीक है, या फिर आप हाईएस्ट डिग्री देख लीजिए 4 है तो यहाँ पे 4 जीरोस ऐड होंगे। अभी सीआरसी मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी देखो एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना, बिना इसको सॉल्व करे भी देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो देखो कितनी बिट्स आनी चाहिए आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 4 14, यानी कि आपके 10 तो डेटा यूनिट्स हैं और 4 आपके जो ये एनकोड किए हैं आपने सीआरसी वर्ड्स वो हैं। ठीक है, तो 14 बिट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखो नीचे वाली जो 2 बिट्स हैं, नीचे वाली जो 2 ऑप्शन है उसमें कितनी बिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 बिट्स आ रही हैं आपकी, जबकि आपको रिक्वायर्ड कितनी बिट्स हैं, जब आप सेंडर को सेंड कर रहे हो 14 बिट्स ही होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसमें कितनी बिट सेंड कर रहा है 15। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए क्योंकि ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं है। इसके बाद आप ऊपर देखो तो 2 जो ऑप्शंस हैं, अब उस ऑप्शंस में आपकी बिट्स तो 14 ही है। अब 14 बिट्स में से हमें पता है कि जो 10 बिट्स हैं वो तो डेटा यूनिट्स के बिट्स हैं, यानी कि ये वाली बिट्स हैं और ये बिट्स आपकी चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज रहनी चाहिए। तो आप इन ऑप्शंस में पहले देख सकते हो कि क्या इन बिट्स में कुछ चेंज है। अगर आप ऑप्शन बी देखो तो क्या आ रहा है 1 1 1, जबकि यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है 1 1 0,
तो देखो फर्स्ट 3 बिट्स होनी चाहिए 110, जबकि इसकी फर्स्ट 3 बिट्स ही चेंज हो गई 111, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनवैलिड। तो देखो 3 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी इनवैलिड हो गए। अगर आप इस ऑप्शन को देखो तो इस ऑप्शन में आपकी डेटा यूनिट देखो सेम है 110 तो यही आपकी डेटा यूनिट है यहाँ पे। तो देखो ये आपकी बिल्कुल सेम है। तो अब क्योंकि कोई ऑप्शन बाकी वैलिड बचा ही नहीं, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि सीआरसी का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप पहले ही सॉल्व करने बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा भी बहुत हो सकता है। तो आप पहले कोशिश कीजिए, आप देखिए कि अगर आपके ऑप्शन से ही इनवैलिड ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो इसके अंदर बिना मैंने इसको कैलकुलेट करे ही बता दिया कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और वो कैसे बता पाई, क्योंकि मुझे पता है कि सीआरसी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर जो डेटा यूनिट्स है वो एज इट इज रहती है, जो आपने सीआरसी की रिडंडेंट बिट्स ऐड करी हैं वो बिट्स आपकी यहाँ पर आती हैं चेंज होके, यानी कि 00 की जगह जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर यहाँ पे ऐड होता है। तो क्यों ना पहले मैं यही देख लूं कि मुझे, क्योंकि 14 बिट्स चाहिए हमारे सेंडर जो भेजेगा रिसीवर को, अगर उससे ज्यादा बिट्स ऑप्शंस में दे रखी है तो वो ऑप्शन तो एज इट इज ही इनवैलिड हो जाएंगे। और अगर मैं ये देख लूं कि क्या जो डेटा यूनिट है वो सेम है या नहीं, तो फिर मैं, अगर डेटा यूनिट ही आपकी चेंज हो गई तो वो वाला भी आपका मैसेज इनवैलिड हो जाएगा, ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर आपको पूरा इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपने यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लिया कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर आपके ऑप्शंस आपके हो जाएं कि भाई डेटा यूनिट भी सेम है और आपकी बिट सेम है, तब आपको सीआरसी प्रोसीड करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ की इसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एन एनालॉग सिग्नल हैज अ बिट रेट ऑफ 8000 बिट्स पर सेकेंड and a baud rate of 1000, ठीक है। then analog signal has how many signal elements and carry how many data elements in each signal, मतलब कितने बिट्स कैरी करेगा और कितने इसके सिग्नल्स यहाँ पर होंगे। तो देखो एनालॉग सिग्नल की बिट रेट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 8000 बीपीएस तो आपको यहाँ पे दे रखी है बिट रेट, 8000 बिट्स पर सेकेंड आपको बिट रेट दे रखी है और बॉड रेट कितनी दे रखी है 1000, ठीक है। तो ई सिग्नल कितनी कैरी करेगा बिट रेट, ई सिग्नल विल कैरी कितने बिट्स को कैरी करेगा, वो आप कैसे निकालोगे, 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, जो भी आपको बैंडविड्थ दे रखी है उसको आप डिवाइड कर देंगे बॉड रेट से, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 8। तो ये 8 क्या हो जाएंगे आपकी, 8 बिट्स तो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, जितनी बिट्स है उसका 2 का पावर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 256। तो सिग्नल्स तो कितने हो जाएंगे आपके 256, तो सिग्नल्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी 8 बिट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन है। सिंपल, बैंडविड्थ को आपको, जो आपकी बिट रेट है उसको आपको बॉड रेट से डिवाइड करना है, तो वहां से आपको नंबर ऑफ बिट्स निकल जाएंगी, ठीक है, कि कितने बिट्स का आपका डेटा एलिमेंट होगा हर सिग्नल के अंदर। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकाल देंगे, जो बिट्स दे रखी है उसकी अगर पावर ऑफ 2 ले लेंगे तो आपका 256 यहाँ पे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, 256 के आ गए आपके सिग्नल्स। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द ईथरनेट बाय विच टू कनेक्टेड डिवाइसेस चूज कॉमन ट्रांसमिशन पैरामीटर्स सच एज स्पीड, ड्यूप्लेक्स मोड एंड फ्लो कंट्रोल इज कॉल्ड। तो देखो इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, ऑटो नेगोशिएशन। ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो नेगोशिएशन इसका मतलब होता है, क्योंकि ऑटो नेगोशिएशन ही एक प्रोसीजर है जो कि ईथरनेट के थ्रू यूज किया जाता है ओवर योर ट्विस्टेड पेयर केबल इन विच डिवाइसेस चूजेस देयर कॉमन ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, ठीक है, कॉमन ट्रांसमिशन पैरामीटर्स लाइक योर स्पीड, ड्यूप्लेक्स मोड एंड फ्लो कंट्रोल। और ये जो ऑटो नेगोशिएशन है ये कब डिफाइन हुआ था आपका, IEEE 802.3 में हुआ था। एंड इसका ओरिजिनल कंपोनेंट किसका है, ये फास्ट ईथरनेट का, ठीक है। तो ये थोड़े से क्या होते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट इतना लंबा है कि आप उसको कितना आप डीपली उसको पढ़ सकते हैं, दैट देयर इज अ नो लिमिट। बट आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्या होते हैं, कई बार इस तरीके से आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, इसलिए मैंने कोशिश की कि उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए जाए। ये भी किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आई थिंक इसरो में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, ऑटो नेगोशिएशन इज अ प्रोसीजर यूज्ड बाय द ईथरनेट over a twisted pair cable in which devices choose their common transmission parameters like speed, duplex mode and flow control, and this auto negotiation is defined in IEEE 802.3 and it is originally a component of your fast Ethernet. Okay, now moving to the next question. Questions अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है।
देखो मल्टीकास्ट एड्रेस फ्रेम जो होते हैं या तो वो फ्लडेड किए जाते हैं आउट ऑल दी पोर्ट्स या फिर वो किसी स्पेसिफिक जो भी पोर्ट है उस पर रिसीव किए जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर कोई भी मल्टीकास्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है, ठीक है, अगर कोई भी मल्टीकास्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है तो उस केस में तो जो ये मल्टीकास्ट एड्रेस फ्रेम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लडेड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मल्टीकास्ट ऑपरेशन आपने कॉन्फ़िगर किया है तो उस केस में इट विल सेंड आउट ओनली द पोर्ट्स इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द ट्रैफिक। जो इसमें क्या होगा, अगर ऑप्टिमाइज है तब तो वो जो भी इंटरेस्टेड है वो उनके पास, उन पोर्ट्स के पास ये जाएगा एड्रेस, और अगर आपका मल्टीकास्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगर नहीं है तो उस केस में ये जो एड्रेस है वो फ्लड हो जाएगा। इस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जो होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है और वो रेंज क्या होती है आपकी 01 00 5E 00 00 and 002 01 00 5E। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या रेंज होती है मल्टीकास्ट एड्रेसेस की। 7F FF एंड FF ये रेंज होती है इसकी। तो देखो इसमें मेन तो क्या ध्यान रखना है, एक तो ये 01005E 00 से लेके 01005E 7F तक होती है और ये लास्ट में तो 00 से लेके FF तक होती है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से एड्रेसेस इस रेंज में लाई कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट एड्रेस रेंज में लाई कर रहा है तो ये तो वैलिड है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो वैलिड है, हमें नॉट वैलिड बताना है, ठीक है। सेकंड वाला देखो 01005E 0000F ये भी रेंज में लाई कर रहा है या कहीं पे मिड में आएगा, ठीक है, तो ये भी वैलिड है। नेक्स्ट देखो 01005E 00FF ये तो लास्ट एड्रेस होता है, ये भी वैलिड है, ठीक है, नहीं सॉरी लास्ट एड्रेस नहीं, ये भी कोई मिड वाला एड्रेस है तो ये वाला भी वैलिड है। लेकिन अब आप देखो लास्ट ऑप्शन क्या है 01005E FF ये वाली जो वैल्यू है ये बियॉन्ड दिस एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका फोर्थ ऑक्टेट है उसकी वैल्यू कितनी है FF एंड FF इज ग्रेटर देन योर 7F, ओके, तो ये बियॉन्ड एड्रेस है, बियॉन्ड एड्रेस मीन्स बियॉन्ड द रेंज, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ वैलिड मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, और ये हमसे पूछा गया है तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस केस में हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होंगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, इन अ फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद 10 कंप्यूटर्स एंड with 10 computers, so what it will ask, total number of cables are required कितनी होंगी and number of ports are required for each device। तो इसके लिए पहले हमें समझनी पड़ेगी मैच टोपोलॉजी क्या होती है, कि every device is connected with every other device। जैसे अगर हमारे नेटवर्क में 4 डिवाइसेस हैं तो ये चारों डिवाइसेस क्या होंगी, हर एक से कनेक्ट होगी। इसका मतलब अगर आप देखिए अगर 4 कंप्यूटर्स हैं, सपोज ये 4 कंप्यूटर्स है 1 2 3 एंड 4, 4 कंप्यूटर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए हुई मेरे को 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो इस नंबर ऑफ केबल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मैश टोपोलॉजी में वो क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पे क्या बताता है, नंबर ऑफ डिवाइस या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे n कितने हैं, इस केस में 4 हैं, तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। देखो इसके लिए सही आ रहा है, हमारे पास 6 नंबर ऑफ केबल्स हमें रिक्वायर्ड थी। और अगर आप यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, उसके लिए 3 पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट है आपका थर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, एक पोर्ट है फोर्थ कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए और एक पोर्ट है आपका सेकंड नंबर के कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। तो हर एक डिवाइस को कितने नंबर ऑफ पोर्ट चाहिए, यहाँ पे 3। जैसे 2 को कितने चाहिए होंगे, 1 3 और 4, 3 के लिए कनेक्ट करने के लिए चाहिए तो इसे भी 3 चाहिए, 4 को भी 3 चाहिए और 3 को भी 3 चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, हर एक डिवाइस जो कि बाकी रिमेनिंग डिवाइसेस से कनेक्ट होगी, तो अगर n डिवाइसेस हैं तो कितने पोर्ट चाहिए होंगे, n-1 पोर्ट चाहिए होंगे बाय ईच डिवाइसेस, n-1 पोर्ट फॉर ईच डिवाइस। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्योंकि 4 थी तो उस केस में हमारा 3 हो गया। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें कितने दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 10, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी हो जाएंगी, n-1 डिवाइडेड बाय 2 which is 10, 10 minus 1 divided by 2 which is 10 into 9 divided by 2, 2 ones are 2,
2 5 जा 10 एंड 9 5 जा 45। तो 45 तो आ गई आपकी नंबर ऑफ केबल्स। और पोर्ट्स कितने चाहिए होंगे, n डिवाइसेस है तो n-1 पोर्ट चाहिए होंगे फॉर ईच डिवाइस, तो n 10 है तो कितने चाहिए होंगे 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 एंड 9। हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी से ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमने अराउंड 14 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जिसमें से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे और साथ ही आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।